आगे है आपकी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या कहते हैं, देखो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, याद रखना है कंबशन इंथैल्पी किसकी होती है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट होती है। इसको हम डेल्टा सॉल्यूशन एच लिखते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर निगेटिव भी हो सकती है। अब देखो, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट टू फॉर्म ए गिवन सॉल्यूशन is enthalpy change associated when 1 mole of that solute is dissolved in a required amount of solvent to form the given solution। इसका मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं देखिए, पहले क्या था, फॉर एग्जांपल इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, तो इसकी वैल्यू फिक्स रहती थी, C+O2 गिव CO2, जितनी भी एंथैल्पी एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसे हम डेल्टा एच बोलते थे। लेकिन अब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट इज नॉट ए फिक्स्ड, भले ही आपका सोल्यूट फिक्स्ड हो, लेकिन साथ में सॉल्यूशन कैसा फॉर्म कर रहे हो आप, इसके ऊपर डिपेंड करेगी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मान लो NaCl को 10H2O के साथ डिसॉल्व करोगे तो आपका एक सॉल्यूशन बनेगा NaCl.10H2O, तो इसे बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl टू फॉर्म NaCl.10H2O, NaCl टू फॉर्म NaCl.10H2O। इसकी वैल्यू मान लो कुछ 5 जूल है, मान लो, मैं बोल रहा हूं। अगर आप वही सोल्यूट रखते हो, बस 10 की जगह पर 30H2O इस्तेमाल करते हो, मतलब जरा डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहे हो आप, है ना, ज्यादा वाटर डाल रहे हो, मतलब सॉल्यूशन चेंज NaCl.30H2O फॉर्म हो रहा है, तो इसकी डेल्टा एच अलग रहेगी, मान लो कुछ 10 जूल रहेगी या फिर 30 रहेगी, डिपेंड करेगा। मतलब इंथैल्पी ऑफ कंबशन और फॉर्मेशन में जब तक आपका कंपाउंड चेंज नहीं होता तब तक एंथैल्पी चेंज नहीं होती, लेकिन यहां पर कंपाउंड वही है, लेकिन आगे फॉर्म होने वाला सॉल्यूशन कितना डाइल्यूट है इसके ऊपर भी डेल्टा एच डिपेंड करती है। सो इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट पर डिपेंड करती है। फॉर्मेशन और कंबशन में स्टेट्स फिक्स्ड है, राइट। अब ये देखो, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ प्योर सॉल्यूट की भी नहीं रहती, एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो भी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है। मतलब यहां पे ये सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, तो यहां पे इससे जो ये सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, मतलब मान लो पहले आपने क्या किया, एक बकेट के अंदर 1 मोल NaCl लिया, उसके अंदर 10H2O डाला, तो कुछ सॉल्यूशन फॉर्म हो गया NaCl.10H2O। अब इसके अंदर, अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपने और पानी डाला, देखिए ये सॉल्यूशन, इसके अंदर और पानी डाला आपने, अब ये सॉल्यूशन सोल्यूट की तरह काम करेगा और ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और ये आपका नया सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो इसकी जो डेल्टा एच है इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl.10H2O टू फॉर्म NaCl.30H2O। देखो यहां पे लिखा हुआ है, राइट। इस तरीके से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट डिफाइंड होती है। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की ही तरह एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन होती है, बस इसमें फाइनल स्टेट फिक्स्ड रहती है। मतलब पानी डालना है तो इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा पानी डालना है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, आगे देखेंगे क्यों। इट इज एंथैल्पी एसोसिएटेड व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर क्या था, एक्सेस नहीं था बेटा, गिवन और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट था। देखो ये रिक्वायर्ड अमाउंट, ये एक्सेस है, मतलब यहां पे हमेशा वाटर एक्सेस ही डालना है। पहले क्या था उस वाले में, इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट वेरी करती थी। आप 10H2O डाल रहे हो तो यहां रहेगा, 20 डाल रहे हो तो यहां जाओगे, 30H2O डाल रहे हो तो यहां जाओगे, यहां डेल्टा एच अलग, यहां डेल्टा एच अलग। लेकिन इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब ही है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट ही बनाना है आपको, मतलब सॉल्यूशन को आप वेरी नहीं कर सकते।
मतलब एक्सेस ऑफ वाटर ही डालना है। तो आप शुरू कहीं से भी करो, प्योर NaCl से करो या NaCl.10H2O से करो, लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर डालने के बाद आप फाइनली जाओगे यहीं पे। मतलब इसका जरा समझाता हूं। देखो, मान लो तुम्हारे पास ये एक स्टेट है NaCl की, ये है आपका NaCl, ये है आपका NaCl.10H2O, ये है आपका NaCl.20H2O, और बहुत ज्यादा पानी डालने के बाद एक फाइनल सॉल्यूशन फॉर्म होगा जिसे हम डाइल्यूट NaCl बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट NaCl। ये वाली स्टेट NaCl डाइल्यूट, मतलब बहुत ज्यादा वाटर। इसको ऐसा भी लिखते हैं Na प्लस एक्वेस एंड Cl माइनस एक्वेस। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, आप सोल्यूट ये ले सकते हो और उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल डालोगे तो आप यहां से यहां तक जाओगे, तो इसे बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl टू फॉर्म NaCl.10H2। या फिर आप NaCl प्योर ले लो और उसमें 20 वाटर मॉलिक्यूल डालो, तो यह है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl टू गिव NaCl.20H2। लेकिन इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में देखिए, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में आपने फाइनल स्टेट भी फिक्स की है और इनिशियल भी। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में सोल्यूट तो फिक्स रहेगा, लेकिन फाइनल स्टेट आपको हमेशा यही इतना, मतलब एक्सेस वाटर ही डालना है। मतलब आपने NaCl लिया तो उसमें एक्सेस वाटर डालोगे तो यहीं पे जाओगे। आपने NaCl.10H2O लिया, उसमें एक्सेस वाटर डाला तो भी यहीं पे जाना है। तो इस चीज को और इस चीज को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ NaCl और इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ NaCl.10H2O। लेकिन अगर यहां से यहां जाओगे तो इसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl.10H2O टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ NaCl.20H2O। टू गिव द सॉल्यूशन उसको भी फिक्स करना है हमको, मतलब ऑफ दिस टू गिव दिस, ये बताना पड़ता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में। लेकिन डाइल्यूशन में टू गिव मतलब फाइनल प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं, वो फिक्स है, वो डाइल्यूट ही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, वो इनफाइनाइट सॉल्वेंट के अंदर। इनफाइनाइट का मतलब एक्चुअली इनफाइनाइट होता नहीं होता, सॉल्वेंट लार्ज एक्सेस में होना चाहिए। तो देखिए, मान लो आपने NaCl और उसमें एक्सेस वाटर डाला। एक्सेस वाटर डालने को हम बोलते हैं AQ, बस एक्वेस ऐसा लिखेंगे। तो एक्सेस वाटर डालने की वजह से ये पूरा टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, और इसका हाइड्रेशन हो जाएगा। हाइड्रेशन मतलब इसको आके वाटर के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे ऐसे, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर है। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल अगर पूरी तरीके से चिपक जाते हैं तो हम उसको लिखते हैं Na प्लस आयन, और उसके बाजू में वाटर के मॉलिक्यूल चिपक गए हैं उसे बोलते हैं एक्वेस। सो ये है आपकी इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ NaCl। या फिर आप क्या करो, ये वाला ऑलरेडी सॉल्यूशन ले लो और इसको डाइल्यूट बनाओ। फाइनल स्टेट इसकी भी वही है और इसकी भी वही है, फाइनल स्टेट नहीं बदलने वाली। इसे बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ NaCl.10H2। अब हमको ये देखना है कि ये डाइल्यूशन की इंथैल्पी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की दोनों क्यों हो सकती है, पॉसिबिलिटी। तो देखो, डिसोल्यूशन या फिर डाइल्यूशन जो प्रोसेस है उसमें दो स्टेप्स होते हैं। एक है जैसे ही आप इस सॉल्वेंट के अंदर, मान लो ये वाटर है, ऊपर से आपने ये सोल्यूट डाला, तो ये सबसे पहले जो भी NaCl है, इसके अंदर जो बॉन्ड है इसे, है ना, ये Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड है, सबसे पहले वो बॉन्ड ब्रेक होगा, गिरते ही ब्रेक हो जाएगा। सो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड ऑफ द सोल्यूट इनटू इट्स आयन, ये पहली प्रोसेस है। और इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी इसके डेल्टा एच की, इस प्रोसेस की। कितनी वैल्यू लगती है? इट रिक्वायर्स द वैल्यू इक्वल टू लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी क्या है? तो कुछ नहीं है, Na प्लस और Cl माइनस इन आयंस को हम अगर NaCl सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इनको एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, वो जो एनर्जी बाहर गिरती है उसे लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। अब इस सॉलिड को हम वाटर में डाल रहे हैं
तो इसको ब्रेक करने के लिए इसकी उल्टी एनर्जी लगेगी, इसलिए लैटिस इंथैल्पी जितनी एनर्जी इसको लगेगी और ये पॉजिटिव होगी। मान लो NaCl सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू Na प्लस और Cl माइनस, इसे कहते हैं लैटिस इंथैल्पी। एक्चुअली ये गैसियस फॉर्म में फॉर्म होना चाहिए, लेकिन अब मोटा मोटी हम ले रहे हैं कि ये लैटिस इंथैल्पी लगेगी और ये होती है पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। दूसरी स्टेप, जैसे ही आप सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डालते हो, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपके सॉल्वेंट के अंदर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये आयंस क्या हो जाते हैं, खुले हो जाते हैं। और ये आयंस मान लो ये Na प्लस है, अब वाटर तो डायपोल है, मतलब उसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो ये Na प्लस के बाजू में वाटर आके ऐसे चिपक जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। इसे कहते हैं सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन ऑफ द सोल्यूट। सो दूसरी जो प्रोसेस है उसे कहेंगे सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन ऑफ सोल्यूट आयंस। Na प्लस का भी हाइड्रेशन होता है और Cl माइनस का भी होता है। Cl माइनस इस तरफ आएगा, मतलब वाटर का पॉजिटिव एंड इसको चिपकेगा और निगेटिव एंड इसको चिपकेगा। क्योंकि यहां पे वाटर आके बॉन्ड बना रहा है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस है दूसरी, तो यहां पे एनर्जी रिलीज होगी। कितनी रिलीज होगी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं उसको। एनर्जी रिलीज हो रही है, देखिए यहां पे बताया मैंने Na प्लस, इसके बाजू में वाटर आके चिपक गया, इस तरीके से चिपक गया देखो, और ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है जे की लेस देन 0 रहती है। अब ये दो प्रोसेस से मिलके बनती है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। सो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये टर्म आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ये टर्म आपकी हमेशा निगेटिव रहेगी, और इन दो टर्म्स का समेशन पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। कंपाउंड टू कंपाउंड इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग रहती है। जहां पे लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है उसकी डाइल्यूशन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी, और जहां पे लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन से कम है वहां पे मतलब उस सोल्यूट की उस सॉल्वेंट में डाइल्यूशन एंथैल्पी नेगेटिव आएगी। इसीलिए एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन या फिर सॉल्यूशन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब इसके आगे है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब आपको पता होना चाहिए, सॉलिड है आपके पास, ये फिजिकल प्रोसेस है, अभी तक केमिकल प्रोसेस हुई, अब दो चार फिजिकल प्रोसेस है। सॉलिड है, अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है और लिक्विड को गैस में, तो हम इस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं या फिर मेल्टिंग बोलते हैं। और लिक्विड टू गैस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। इसके उल्टी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और इसके उल्टी प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। और सॉलिड टू गैस डायरेक्ट अगर जा रहे हो आप तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस टू सॉलिड अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन और डिस्पोजिशन। ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है आप नैप्था बॉल्स में देखते हो, कापूर जो रहता है ना, या फिर कोई भी सॉलिड की गोलियां जिसका आपको गंध आती है ना, तो वो क्यों गंध आती है, क्योंकि ये सॉलिड रखा है यहाँ पे, लेकिन इसका डायरेक्ट इवेपोरेशन हो रहा है, इसीलिए तो आपको गंध आ रही है इसकी। तो मतलब बहुत सारे सॉलिड है जिनका डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है, लेकिन ज्यादा सब्लिमेशन किसका होता है, नैप्था बॉल्स का, इसलिए उसकी गंध बहुत ज्यादा आती है। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज द एनर्जी एब्जॉर्ब। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव है हमेशा, क्योंकि फ्यूजन में हमेशा एनर्जी लगेगी। व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल आइस, इज कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये होना चाहिए एट मेल्टिंग पॉइंट ही होता है, और एट फिक्स्ड प्रेशर। और अगर प्रेशर 1 बार है तो इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे कि ले लो वाटर सॉलिड गोइंग टू वाटर लिक्विड, यह है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब वाटर आ ही गया है तो वाटर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखो। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस,
बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगी। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है 6 किलो जूल पर मोल, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है 40 किलो जूल पर मोल, 40.7। उसका KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है जो कि सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में होगा आपको 1.8 केल्विन केजी पर मोल, और KB वो भी उसी चैप्टर में है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट 0.51 केल्विन पर केजी मोल। इसको डायरेक्टली केल्विन केजी मोल ऐसा लिखो। और ये प्रोसेस तो मैंने बताई है आपको, सॉलिड टू वाटर, इससे फ्यूजन कहते हैं और इसकी इंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे। उसकी वैल्यू कितनी है 6000 जूल यानी 6 किलो जूल पर मोल। उसके बाद वाटर टू स्टीम, इसकी वैल्यू है 40.7 किलो जूल पर मोल। और अगर इसकी स्पेसिफिक हीट मैंने वैसे तो बताई है, लेकिन आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम है, वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, आपको पर डिग्री सेल्सियस लिखना रह गया है, और स्टीम की फिर 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, मतलब इन दोनों की 0.5 और वाटर की 1। और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ऑफकोर्स देखो यहां से यहां पर जा रहे हो तो इसका और इसका एडिशन ही होना चाहिए, है ना। सब्लिमेशन यानी फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन का समेशन है। सो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और करके देखो आ भी रहा है 46 किलो जूल। तो ये है वाटर की कुछ बातें, याद रखनी है हमको, पूरी की पूरी बातें याद होनी चाहिए। इनमें से कोई भी डेटा एग्जाम में नहीं भी दिया तो आपको याद होना चाहिए। अब कुछ छोटी मोटी चीजें जो कि ऑलरेडी बताई है मैंने। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब लिक्विड के 1 मोल को गैस के 1 मोल में अगर आप कन्वर्ट करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज को इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, ये भी पॉजिटिव है। और फाइनल है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब किसी सब्सटेंस के सॉलिड के 1 मोल को 1 मोल ही होना चाहिए, उसी के गैसियस 1 मोल में कन्वर्ट करते हो तो उसे बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड टू लिक्विड जाना मतलब फ्यूजन है, लिक्विड टू गैस जाना यानी वेपराइजेशन है, और सॉलिड टू डायरेक्ट गैस जाना ये सब्लिमेशन है, और सब्लिमेशन मींस फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन है। यहां भी देखो, यहां भी लिखा है, ये अगर सॉलिड है आपके पास तो लिक्विड में जाओगे तो फ्यूजन है, और लिक्विड से गैस में जाओगे तो वेपराइजेशन है, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाओगे तो सब्लिमेशन है। तो सब्लिमेशन इंथैल्पी इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन। देखो सब्लिमेशन इंथैल्पी यानी फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन। अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में मोटा मोटी तौर पर हुआ है, लेकिन अब प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। आयोनाइजेशन यानी किसी एटम से एक आध इलेक्ट्रॉन निकालना फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, लेकिन वो एटम कहां पे होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए, यानी उस एटम पर दूसरे किसी का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आयन जो फॉर्म होगा वो भी गैसियस चाहिए, और इलेक्ट्रॉन भी गैसियस स्टेट में चाहिए, और इसका 1 मोल होना चाहिए। तो देखो इट इज एंथैल्पी एसोसिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ ईच एटम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन गैसियस आइसोलेटेड स्टेट। ऑफकोर्स यहाँ पे 1 मोल सोडियम लेना है आपको। 1 मोल सोडियम में बहुत सारे एटम आते हैं, उस हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है वैलेंस शेल से, वो भी वैलेंस शेल से, और वो गैसियस स्टेट में। तो इस इंथैल्पी को कहेंगे इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब सिमिलरली है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन में आप क्या करते हो, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो। इलेक्ट्रॉन गेन में क्या करते हो, इंफिनिटी से लाकर डाल देते हो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। बस इसके उल्टी प्रोसेस है नियरली, एग्जैक्टली नहीं, नियरली। इट इज देखो एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब है यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया और ये यानी माइनस बना, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम क्या है, यानी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन।
ये दोनों प्रोसेस एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है, देखो एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है, बस मोटा मोटी तौर पर है। हाँ, इसके अपोजिट कौन सी होगी, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Na, यानी आयोनाइजेशन रिएक्शन ऑफ सोडियम इज एग्जैक्टली अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस ऑफ Na प्लस एंड नॉट इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस ऑफ सोडियम। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस ऑफ सोडियम एंड नॉट Na प्लस, इसलिए ये दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। सो सिंपल है, enthalpy, electron gain enthalpy is the enthalpy change associated when one electron is added to the valence shell of each atom of 1 mole of substance in gaseous isolated state। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अब पहली इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, अब इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, तीसरा निकालते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 एंड सो ऑन। और हमेशा याद रखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3 ऑलवेज। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा निगेटिव रहती है, मतलब सॉरी हाँ ये ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा निगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है तो एनर्जी बाहर गिरेगी। लेकिन सिर्फ नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन लाने से कोई फायदा नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और आप फोर्सिबली लाके डाल देते हो, इसलिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है सिस्टम को, इसलिए वो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव, पॉजिटिव है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव। इसका एक्सेप्शन कौन है? नोबल गैस। अब आपके पास फाइनल है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये वैसे तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दी है, लेकिन कहीं भी आ सकती है। इसको लिखते हैं न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा न्यू एच, राइट। ये याद रखना, ये थोड़ा अलग है। इट इज द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट्स विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक 1 मोल कहते थे हर किसी का, लेकिन यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि हर एसिड अलग होता है। HCl है, H2SO4 है, H3PO4 है, तो इसका 1 मोल इसके अंदर H+1 मोल है, इसके 1 मोल के अंदर H+2 मोल है, इसके 1 मोल के अंदर H+3 मोल है। तो H+ की क्वांटिटी को सेम करने के लिए किसी का भी 1 इक्विवेलेंट ले लो। आप इसका 1 इक्विवेलेंट ले लो, यानी 1 मोल है। इसका 1 इक्विवेलेंट यानी 1 मोल डिवाइड बाय वैलेंस यानी 2 है, हाफ मोल है। इसका 1 इक्विवेलेंट यानी 1/3 मोल है। अब इसके अंदर भी H+1 मोल ही है, हाफ मोल H2SO4 के अंदर H+1 मोल है, और 1/3 मोल H3PO4 के अंदर H+1 मोल है। मतलब एक इक्विवेलेंट किसी भी एसिड का ले लो तो H+ उससे 1 मोल ही निकलेगा, और वैसे ही बेस का एक इक्विवेलेंट ले लो OH-1 मोल ही निकलेगा। इसीलिए एसिड और बेस के लिए मोल की जगह पर इक्विवेलेंट यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है। एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड व्हेन 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। हाँ, वाटर का 1 मोल ही फॉर्म होता है। ये देखो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसका मोल और इक्विवेलेंट सेम है। लेकिन H2SO4 इसका 1 इक्विवेलेंट लेना है, मतलब हाफ मोल लेना पड़ता है, क्योंकि इक्विवेलेंट इज मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो हाफ लेना पड़ता है। NaOH Na2SO4 और वाटर का 1 ही मोल फॉर्म हो रहा है। देखो बैलेंस करके, H3PO4 की वैलेंसी 3 है, एसिड के वैलेंसी को बेसिसिटी भी बोलते हैं, 3 है, इसीलिए उसका 1/3 मोल लेना पड़ता है। 1/3 मोल लिया है तो 1 इक्विवेलेंट हो जाता है। और FeOH इसका 2 है, तो इसलिए 1/2 लेना पड़ेगा, 1/2। अब ये साल्ट कुछ भी फॉर्म हो, लेकिन वाटर का 1 मोल ही फॉर्म होता है। अब याद रखना है, कोई भी ले लो, इसका भी H+ का 1 ही है और OH 1 ही आता है।
ये हाफ H2SO4 से भी H+1 ही आता है, यानी OH H3PO के 1/3 से H+ एक ही आएगा, H+1 मोल, और हाफ FeOH2 से भी OH एक ही आएगा। यानी एक डेफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H+ reacts with 1 mole of OH- coming from that acid and base to give 1 mole of water, ऐसा भी बोल सकते हो। CH3COH NaOH सोडियम एसिटेट वाटर, देखिए हर जगह पर वाटर का 1 मोल है। अब याद रखो, enthalpy of neutralization of all strong acids and strong base pair is same for all pairs and its value is -57.6 किलोजूल पर मोल, ऐसा लिखो, या फिर पर इक्विवेलेंट। एक्चुअली हर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की पेयर को सेम ही है, H2SO4 लो, HCl लो, NaOH लो, KOH लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, सेम। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है इसमें प्रोसेस में, एसिड लो या बेस लो, उसको पानी के अंदर डालो तो ये टूट के क्या बनाते हैं, H+ और OH- ही बनाते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है उनका साल्ट तो एक दूसरे के पास नहीं आता, वो तो अब फ्री आयन रहेंगे। अभी H+ और OH- एक साथ आएंगे, वो HCl से आए या H2SO4 से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डालने के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का 100% आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन होने के बाद H+ और OH- की रिएक्शन हर किसी की सेम ही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप अब यहां पे एक बात याद रखनी है, माइनस का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, बस इतना ही। लेकिन याद रखो, अब यहां पे ये भी याद रखो, अगर किसी रिएक्शन की डेल्टा H इतनी है और डेल्टा H2 इतनी है दूसरी रिएक्शन की, तो मैथमेटिकली ये ज्यादा लग रही है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि किस रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, तो बेटा इसमें हुई। ये माइनस का सिर्फ मतलब है रिलीज हुई, यहाँ पे 57.6 रिलीज हुई, यहाँ पे 50 रिलीज हुई, तो ज्यादा मतलब मैथमेटिकली भले ही ये ज्यादा लगता हो, लेकिन अगर पूछा जाए कि इन विच रिएक्शन मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, तो इस वाली में ज्यादा रिलीज हुई। देखो मैंने क्या बोला कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हर किसी की, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो कोई भी रहे, सेम वैल्यू है, नियरली 57। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी वीक रहता है, मतलब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, या फिर वीक एसिड वीक बेस, मतलब दोनों में से कोई भी वीक होता है, तो इन सब की वैल्यू, मतलब इसका मॉड लेंगे। अभी हम मॉड के बारे में सोचो, मतलब इनके केस में 57 जूल किलो जूल पर मोल बाहर गिर रही है, मतलब इवॉल्व हो रही है, तो इनमें से हर किसी के लिए वैल्यू डेल्टा H की वैल्यू, उसका मॉड लेस देन 57 ही रहेगा। मतलब अगर डेल्टा H की वैल्यू देखा जाए तो -50 -40 ऐसी आएगी, मतलब कम एनर्जी रिलीज होगी इन केस ऑफ एनीथिंग इज वीक। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, इनका H+ और इसका OH- ऑलरेडी डिसोसिएटेड होते हैं, मतलब जैसे ही पानी के अंदर डालोगे वाटर ही उनको तोड़ देगा। लेकिन इनमें से अगर कोई वीक है, मान लो कि हाइड्रोजन साइनाइड और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा टूटता नहीं है, डालने के बाद थोड़ा ही टूटता है। पूरे 1 मोल को अगर रिएक्ट करना है तो कुछ बॉन्ड्स को वाटर नहीं तोड़ पाता, इस रिएक्शन के अंदर से जो एनर्जी बाहर गिर रही है, मान लो एक्चुअली तो होता क्या है, देखो आराम से देखो, समझ लो। ये अगर 1 मोल की बात कंसिडर करो तो HCN से ये H आया और ये OH- आया। अब इन दोनों की रिएक्शन से तो 57 बाहर गिर रही है एनर्जी, लेकिन अब इसके आगे के मॉलिक्यूल को रिएक्ट अगर होना है तो पहले क्या करना होगा, इस HCN को ब्रेक होके H+ में कन्वर्ट होना होगा, और बाद में ये OH- से रिएक्ट होगा और बाद में 57 डालेगा। तो बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा प्रोसेस है, इसको तोड़ने की प्रोसेस, जो कि वाटर नहीं कर पा रहा वीक एसिड होने की वजह से,
और अगर ये स्ट्रांग होता तो वाटर ने ही कर दी होती ये प्रोसेस, लेकिन वाटर नहीं कर पा रहा, तो हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब पहली वाली न्यूट्रलाइजेशन से जितनी एनर्जी बाहर निकली है उसमें से कुछ पार्ट इसको ब्रेक करने में खर्च किया जाएगा। मतलब -7 इधर आएगी, बची कितनी 50। तो इन नट शेल होगा क्या, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी बाहर गिर रही है उसमें से कुछ पार्ट वीक एसिड को या फिर वीक बेस के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज की जाएगी। और इसीलिए वीक एसिड हो या वीक बेस हो, दोनों में से कोई भी एक वीक है तो उनकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होगी, किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के पेयर से, राइट। ओके।